बढ़ती हुई महंगाई पे बात जी बड़ी खबर बताते हैं आपको। बड़ी खबर बताते हैं जी, और महंगाई की बात कर लेते हैं क्योंकि जीना मुश्किल हो रहा है और मरना आसान हो गया ऐसा लगता है। गो के इस वक्त रुपए की कदर बढ़ रही है, डॉलर नीचे जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से भी अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन मईशत की इन अच्छी खबरों के बावजूद जो महंगाई का जिन है ना वो बेकाबू है। एक बार फिर ऐसा ही लगता है कि ये रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है इसमें। दूसरी जानिब जो इदारा शुमारियात है वो हफ्तावार जो महंगाई की शरह है वो 39% बता रहा है। यस 39% इस वक्त ये शरह और ये बढ़ती जा रही है। बदतरीन महंगाई में आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। खाने पीने की अगर ज़रूरी चीज़ों की बात करें तो कुव्वते ख़रीद से बाहर हैं। घर का किराया देना मुश्किल है। बच्चों की मेडिसिन के हवाले से हम कुछ वीडियोस भी इस हवाले से आए रोज़ सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। पहले खातून राबिया की वीडियो आई, कल भी कुछ अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया। बिजली हो, गैस हो, इनके बिल्स आवाम पर एक अजाब बने हुए हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हमने ये खुदकुशी वाला मामला भी हुआ कि एक वालिद अपनी 2 बेटियों को कत्ल किया और फिर एंड में खुदकुशी कर ली। उनका जो वॉइस नोट वो इतना दिलखराश वॉइस नोट है, वो सो डिप्रेसिंग। किसी को कह रहे हैं कि मैंने अपनी बच्चियों के नाम लेके कि उनके गले मैंने काट दिए हैं, खुद मैं मरने जा रहा हूँ और मेरी इज्तिमाई कब्र बनाना और उसमें दफन करना और जो मेरी बाकियात है, हमारी जो कुछ चीज़ें हैं वो ईदी सेंटर को दे देना। आप सिर्फ ये सोचें कि किस हद तक वो स्ट्रेस्ड हुए होंगे, किस प्रेशर उन पे आया होगा कि उन्होंने अपने बच्चों को ही मार डाला। अपनी जान की हद तक फिर भी समहाउ समझ आता है कि डिप्रेशन हो गया। तो सिर्फ बात की जा सकती है, लेकिन इट्स वेरी दूसरी इमरान ये तो अफसोसनाक ऐसा वाकया जो रिपोर्ट हुआ है, इसके अलावा ना जाने कई ऐसे वाकयात होंगे, ऐसे घर होंगे जहाँ पे इस तरह की क़यामतें टूटी होंगी और सामने भी नहीं आई होंगी। हमारे जो वज़ीर ख़जाना है जी मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम महंगाई कम करने नहीं आए, हम तो मईशत बचाने के लिए आए हैं। मईशत बचाने के लिए और IMF से 1 अरब डॉलर लेने के लिए महंगाई के जो हमारे अवाम है उन पे 18 अरब से रुपए के नए टैक्सेस लगाने की भी तैयारी कर ली गई है। 18 अरब से तो शुरू हो रहे हैं, ये 40 अरब तक जा रहे हैं। अच्छा, 40 अरब के टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। दूसरी जनाब IMF का जो एक कर्ज है और दूसरी तरफ फिर एक बात करें, रुपये की जो कदर है वो कम हो रही है, डॉलर की ऊंची उड़ान हो रही है, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के हवाले से कोई खास हमें नजर नहीं आ रही है। तो इससे गर्ज नहीं है ना, आवाम को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। आवाम कितनी आवाम है जो डॉलर से कंसर्न है? मैं लिटरली अगर हम टीवी में बैठ के बात करते हैं, अगर मैं आम रूटीन में ग्रोसरी करने जाऊं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है डॉलर कितने का है और कितना रुपए की कमी है। चने की दाल 3-3.5 है, आटा, ऑयल, ये सारी चीजें महंगी हैं। और इसी चले सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर खाकार जी मौजूद हैं। डॉक्टर खाकार, thank you so much for joining us in Expresso. I hope you are doing well. डॉक्टर खाकार, I hope you're not doing well after this महंगाई। हाँ, वैसे हमने जितना रैंट कर लिया ना इस महंगाई को लेके, बट स्टिल जी जो सिचुएशन आपके सामने है, हमने कुछ अफसोसनाक वाक़े भी कुछ दिनों में देखे। लोगों ने महंगाई से तंग आके बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए हैं। डॉक्टर खाकार, 2 क्या आप आते हैं, बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं, हम चाहेंगे कि आगाज़ आप कुछ पॉजिटिविटी से ही करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स ऑलवेज माय प्लेजर टू बी विद यू गाइस। देखें, हमने हमेशा बात की है कि रुपए का जो कमज़ोरी है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर IMF रहा है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर तेल की कीमतें रही हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर इंपोर्ट्स रही हैं और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कंजम्पशन रही है। अगर हम पिछले जुलाई में और अब अगस्त में भी देखें तो कुछ हमें उम्मीद की जो किरण है वो दिखाई देना शुरू हुई है। तो सबसे पहले ये है कि उम्मीद है कि IMF का बोर्ड जो है वो 24-25 अगस्त के इर्द गिर्द हो जाएगा और हमें ये 1.17 अरब डॉलर की जो किस्त है वो मिल जाएगी। देखिए, ये ज़रूरी इसलिए हो गया है कि हमारे जो इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, अगर आप उन पर एक निगाह डालें तो वो सिर्फ 7.8 अरब डॉलर के रह गए हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। मैं समझता हूँ कि आम आदमी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पर ताल्लुक ऐसे बनता है कि जब आपके रिजर्व्स इतने कम हो जाएं और रुपये इतना वीक हो गया था, तो जो इम्पोर्टेड ईंधन है, जो इम्पोर्टेड दालें हैं, जो इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल है, जो इम्पोर्टेड LNG है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं, ये महंगी हो जाती हैं। सो इन दैट सेंस एक ताल्लुक बनता है और इसलिए हम एज पॉलिसी मेकर्स तो ज़रूर समझते हैं कि ये IMF में जाना और पाकिस्तान को अपने डॉलर रिजर्व्स को रीबिल्ड करना निहायत ज़रूरी है, ताकि ये सिग्नल किया जा सके कि पाकिस्तान जो है उसके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो वाक़यात हैं खुदकुशी, हम अखबार में पढ़ते हैं, हमारे जैसे लोग
आप जैसे लोग हम पढ़ते हैं, अफसोस करते हैं, आगे निकल जाते हैं। हमारे लिए ऐसा, चूँकि आबादी इतनी ज़्यादा है, वाक़यात हमारे लिए नए नहीं हैं कि बच्चों को नहर में माँ ने फेंक दिया, बच्चों के गले काट दिए, और अलग तो ऐसी बातें करने का भी जी नहीं चाहता। लेकिन क्या करें, ये हमारे माशरती हक़ाइक़ हैं। कहीं ना कहीं उस पाकिस्तानी से मेरा आपका ताल्लुक़ है, हम रिलेट कर सकते हैं कि वो हमारे जैसा पाकिस्तानी है जिसने ये जान दी है और चंद पैसों की वजह से घर के रेंट से मजबूर हो कैसे वाक़यात। एक हमारा सिलसिला है सोशल सेफ्टी नेट का, जिसके तहत हम लोगों को हुकूमत पैसे देती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कह लें, एहसास प्रोग्राम पिछली हुकूमत का कह लें, मौजूदा हुकूमत का अगैन बेनज़ीर प्रोग्राम कह लें। कोविड में हमने 12,000 रुपये दिए, लोगों को हेल्प आउट किया उसने। हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि वो बराह रास्त कुछ पैसे दे या कुछ ऐसी चीज़ों को सब्सिडाइज़ करे जिससे उनको फ़ायदा हो। लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत ने बिल्कुल महंगाई के रहमो करम पे छोड़ दिया है लोगों को। मिफ्ता इस्माइल साहब बातें इतनी बड़ी बड़ी करके आए थे, मैं उनकी स्पेसेस में रहा, ये जो ट्विटर पे वो करते रहे, और ऐसा लगता था कि आते ही तब्दील कर देंगे, कुछ नहीं कर पाए। और अब तो उन्होंने कह दिया कि हम तो करने आए ही नहीं थे भाई, हम तो आपको डिफॉल्ट से बचाने आए थे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इमरान खान ने कहा था कि मैं कीमतें कम करने नहीं आया, आलू प्याज की कीमतें तो ये कम से कम इसका कोई सोल्यूशन तो होगा, बीइंग इकोनॉमिस्ट को सजेस्ट कर पाए आप। इसको दो हिस्सों में ले लेते हैं। एक तो ये है कि कौन से लोग सबसे ज़्यादा हमारी मदद के मुस्तहिक हैं। सारी दुनिया में ये वो लोग हैं जिनको हम वल्नरेबल सेगमेंट्स कहते हैं, जो कि बहुत लोअर इनकम का तबका है। वो ख़वातीन, वो मर्द, वो हजरात, वो लोग जो कि जिनकी इनकम जो है एक थ्रेशोल्ड लेवल से कम है और वो अपनी फूड इनटेक भी पूरी नहीं कर सकते। तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ है उनके लिए। पाकिस्तान का जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है, जिसको हम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेस्ट कह लें, एहसास कह लें, ये उसी प्रोग्राम के डिफरेंट खद्दोखाल हैं। ये एक अच्छा प्रोग्राम है, बट आप खुद समझ सकते हैं कि 4 से 5 हज़ार हर क्वार्टर में देने से एक हद तक सिर्फ मदद हो सकती है टू कीप देम अलाइव, टू कीप देम अफ्लोट, यानी कि उनको एक ऐसी सतह पे रखा जा सके कि उनकी ज़िंदगी जो है वो चलती रहे। असल तो 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा ये है कि जब तक इकॉनमी जो है वो बढ़ेगी नहीं, इंडस्ट्री लगेगी नहीं, नए फार्म बनेंगे, नई दुकानें खुलेंगी, तभी जाके मुलाजमत मिलेगी, और मुलाजमत ही दुनिया में, जॉब सिक्योरिटी ही दुनिया में बेहतरीन तरीका है ज़िंदगी गुजारने का और लोगों की इमदाद करने का, अगर हम सीरियसली समझते हैं। होता यह है कि हुकूमत का जो पर्सपेक्टिव है वो इतना छोटा होता है, यानी कि 5 साल का, कि वो जो कलीदी मसाइल हैं ना, यानी कि जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, वो उनको सॉल्व ही नहीं कर पाती। मसलन कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, हम जब भी 5-6% पे ग्रो करते हैं, यानी कि एक ग्रोथ होती है, ग्रोथ से मतलब यह है कि मजमूई आमदन जो है मुल्क की वो बढ़ती है, नई इंडस्ट्री लगती है, तो हमारा जो बैरूनी खसारा है वो हमें बैठा देता है और हम ग्रो नहीं कर पाते। उसको सॉल्व करने के लिए हमें कलीदी चीज़ें सबसे पहले, और लोगों के लिए आई थिंक पाकिस्तान में अब एक, मैंने हमेशा आपको कहा है कि कॉन्जर्वेशन करें शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जो 40% महंगाई है ना, वो आ रही है बिजली के बिल, पेट्रोल के बिल और गैस के बिल से आपके घर पे। सो अगर उससे बचना है तो एक तो कॉन्जर्वेशन। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी हुकूमत को करनी है और लोगों को भी करनी है, वो ये कि हमारी ये जो फार्म आउटपुट्स है ना, ये बहुत कम है। सो अब हम इस पे बात करते रहेंगे। इससे हमारा क्या मतलब है? इससे हमारा मतलब है कि हम 40 मन एकड़ लेते हैं वीट की प्रोडक्शन। आप हैरान होंगे कि हमारे जो साथ के ममालिक हैं, हमारे जो ऐसे ममालिक हैं जो वीट और उगाते हैं, वो 80 से 100 मन लेते हैं। अच्छा, तो आप खुद सोच मोर देन डबल। सो आप दोनों खुद सोच सकते हैं कि अगर एक चीज की पैदावार एक ही जगह से दुगनी हो रही है, एक ही एकड़ से, एक ही इनपुट्स यूज करके, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे वी आर डूइंग आवर बिजनेस, और वो है कि हमारी पैदावारी सलाहियत। इन्फ्लेशन कम करने का सिर्फ एक तरीका है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, कि आपकी पैदावारी सलाहियत बेहतर हो या आपकी कुव्वत खरीद बढ़े। अब ये दोनों काम हमने जो है साथ साथ करने हैं, यानी कि कुव्वत खरीद तो नौकरियों से बढ़ेगी, और मैं लोगों को ये कहूंगा कि आप ना कोई छोटे छोटे काम जरूर साथ साथ किया करें जिंदगी में। एक तो यह है कि आपकी नौकरी चल रही है, एक ये है कि आप कोई छोटा सा काम नया सीख लें, वेल्डर का काम सीख लें, साइकिल ठीक करने का काम सीख लें, शाम की नौकरी का कोई कर लें, किसी के घर कोई चीज़ ठीक कर लें, क्योंकि अब जब तक आप अपनी जो इनकम्स हैं उनको सप्लीमेंट नहीं करेंगे, यानी कि उनको बढ़ाएंगे नहीं, तो आप इस महंगाई को
पे नहीं कर सकते। इनकम बढ़ाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने बड़ा अच्छा कहा कि कुछ ना कुछ जॉब के साथ साथ एक ऑल्टरनेट प्लान भी आपके पास होना चाहिए कि खुदा न खास्ता एक साइड से अगर आप सफ़र करें तो प्लान बी पे आप इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा डॉक्टर खाकान, ऑब्वियसली आपने शुरू में IMF प्रोग्राम के हवाले से बात की कि स्टेट पे तो इन सारी चीज़ों का बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम इस जिस इकॉनमी की जो हमारी सूरत हाल है इसमें हमने ख़ुद को IMF के पास ले जाना हमारे पास एक वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है बज़ाहिर। अब इस IMF की शराइत को पूरा करने के लिए हमने बहुत मुश्किल लोगों पे एक फ़ैसले इम्पोज किए और उसका आउटपुट बाज़ाहिर अभी तक हम पे उसका इम्पैक्ट नहीं आया। अब हम मज़ीद टैक्सेस इम्प्लीमेंट करने की तैयारी में हैं जो कि 18 से 40 अरब के दरमियान हैं। आपको लगता है कि अब ये जो टैक्सेस मज़ीद इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं इसमें जो ऑलरेडी हमारी महंगाई की सूरत हाल है, चाहे कि बहुत सिलेक्टिव सेक्टर्स के ऊपर ये टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं, बट स्टिल इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो इसका पब्लिक पर भी आएगा? जब भी आप टैक्सेस इम्पोज करते हैं, लेट्स से कि आप अगर एक कंपनी पे भी करते हैं, तो आप दुरुस्त कह रही हैं कि उसका इम्पैक्ट इस तरह आता है कि वो कीमतें बढ़ाकर आपसे ज़्यादा चीज़ चार्ज करते हैं, चाहे वो एक डिटर्जेंट का डब्बा ही क्यों ना हो, वो भी आपने हर रोज़ घर में इस्तेमाल करना है, हर ख़ास आम में इस्तेमाल करना है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। इसका देखें कलीदी तरीका ये कि हमने हमेशा टैक्सेस जो है पाकिस्तान में बढ़ाने की बात की। हमने अपने जो अखराजात हैं हुकूमत के, उन पे बात कम की है और ऐसा सोचा है कि इनमें कोई गुंजाइश नहीं है। और हमने हमेशा एक ऐसा रखा है कि जैसे कोई मिलिट्री का जो पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर है, यही एक ऐसा बड़ा एक्सपेंडिचर है और हमारे पास कोई सकत ही नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल। अब 4000 अरब जो है वो हम सिर्फ अपनी जो मार्कअप पेमेंट और डेट पेमेंट में देंगे। और मिलिट्री का एक्सपेंडिचर सिर्फ 1500 अरब है। सो ये भूल जाइए अब कि ये ऐसा है कि फिर हमारी पेंशन्स बहुत बढ़ गई हैं। 500 अरब रुपया जो है वो हम सिर्फ पेंशन्स में देंगे। हमारा डेवलपमेंटल बजट जो है वो 700 से 900 के दरमियान रहा है। पर हमें ये सोचना है कि क्या हम इन्वेस्ट सही कर रहे हैं कि हम सिर्फ वही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते चले जा रहे हैं जिसकी यूटिलिटी जो है वो शायद उस तरह की अब नहीं रह गई। और अब यूटिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का, 5G का, डेटा का। सो हमें थोड़ा सा अपने एक्सपेंडिचर साइड को भी देखना है। बहुत मुश्किल काम है क्योंकि टेक्निकल काम है, और हम आखिर में तो मसला वहीं पे खड़ा होता है ना जी कि पाकिस्तान इज इन अ कॉम्पिटेंस क्राइसिस। हर जगह पे अगर हम अपनी कॉम्पिटेंस को एनहांस नहीं करेंगे तो ये इतने मुश्किल मसाइल हैं कि ये हल नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो परसेप्शन की आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम पिछले 3-4 साल पहले हम थोड़ा सा इस ट्रैक के ऊपर चले थे कि हमने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेहतर की थी, हमने अपना आउटलुक बेहतर किया था, मूडीज़ जैसे इदारे हमें बेहतर रेट करते, स्टॉक एक्सचेंज वाज परफॉर्मिंग बेटर और सिक्योरिटी कंडीशन भी बेहतर हो गई थी। तो इससे ओवरऑल एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमने एक बेहतर पिक्चर बना ली थी अपनी। और ये वही मॉडल है जो मलेशिया ने बनाया, ये वही मॉडल है जो किसी वक्त टर्की ने बनाया, और उनको इससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिला और पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत थी। अब हम क्या कर सकते हैं? कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो इमीडिएटली वी आर सपोज टू टेक, जिससे कम से कम हमारा ये परसेप्शन बेहतर हो और हम उस बाहर के इन्वेस्टर को पाकिस्तान लेके आ पाएँ, जिसकी हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो? तो ये आपने बहुत ज़रूरी बात की है। देखिए ये जो हमारा बैरूनी खसारा होता है और ये जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस जिसे कहते हैं कि ये जो बैरूनी खसारे के चैलेंज में चले जाते हैं, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारी जो इस वक्त FDI जिसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आप हैरान होंगे कि वो सिर्फ 1.85 बिलियन डॉलर है सालाना। एक एवरेज सी है, कई साल से हम तकरीबन यहीं पे हैं। एक ज़माना था कि हमने 7-8 अरब डॉलर भी क्लॉक किया। अगर आप सोचिए कि हम 7-8 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली ले रहे हों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसका सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये आपके मुल्क का जो डेट है वो इसको नहीं बढ़ाती। तो ये एक नॉन डेट क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट होती है। इट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो, यानी कि हम अपनी मजमूई पैदावार और कितना हम उसमें से इन्वेस्ट करते हैं, ये वो 15% है। जो मुल्कों ने तरक्की की है, जिनकी हम मिसाल देते हैं बार बार, चाइना की, वहाँ पे ये शरह 36% है। तो आप जितना इन्वेस्ट, जैसे कि अगर आप अपने बच्चे की तालीम में, तरबियत में, खेलों में, एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, आप उसको
روز کرکٹ کھلائیں گے, آپ اس کو روز ڈبیٹر بنانے کی توجہ دیں گے, آپ ایکسپرٹس کے پاس لے کے جائیں گے, آپ اس کی غذا کو بہتر کریں گے, تو آپ اس کا انویسٹمنٹ بڑھائیں گے اس بچے میں, آپ اس کی تعلیم کا معیار بہتر کریں گے, تو آپ یہ سوچئے کہ وہ بچہ کتنا بہتر ثابت ہوگا سٹیزن پاکستان میں, شہری بنے گا. بالکل بالکل, وہ بچی کتنی پروڈکٹیو شہری. سو ہمیں اپنا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی, اور ہم نے کوئی دنیا کو ایک ٹرانزیکشن میں کہتا ہوں کر کے دکھائیں کہ آپ نے کوئی بڑا ایل این جی پاور پلانٹ بیچ دیا, آپ نے کوئی اسٹاک ایکسچینج پہ $1 بلین $2 بلین کے حصص بیچ دیے, تاکہ دنیا کو یہ ہو کہ یو وانٹ ٹو کم ان دا نیوز ایز پازیٹیو نیوز سیئنگ کہ وہ آئی ایم ایف کے پیچھے ہی نہیں بھاگ رہے. آپ کے پاس صرف نیگیٹیوٹی نہ ہو دنیا کو پریزنٹ کرنے کے لیے, بلکہ کچھ ایسے پروجیکٹس یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ پریزنٹ کر سکیں اور اس کا ایک بہتر امیج پاکستان کا سامنے آ سکے. ڈاکٹر خاقان, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان ایکسپریسو. بڑی اچھی, بہت کمپریہنسو باتیں آپ نے کی, اور obviously بہت سارے لیولز پہ, انڈیویجول بھی اور اسٹیٹ لیول پہ بھی بہت سارے اقدامات کی ضرورت ہے جو ہمیں کرنے پڑیں گے. ایز اے نیشن بھی ہمیں اس میں تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, اور اسٹیٹ کی ذمہ داری تو ہے ہی, تاکہ اکانومی کی سچویشن بہتر ہو سکے. ابھی ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں.